Good morning, students. How are you? I hope you all are fine and safe at your home. Students, in today's video, I will continue our chapter, The Last Lesson, written by the writer Alphonse Daudet, who was born in 1840 and died in 1897. Students, as you all know, that through this chapter, the writer wants to say that our language is very precious. Our mother tongue is very precious, so we should protect our language each and every conditions. And main characters of this chapter are M. Hamel and French. M. Hamel, he was a teacher, and French, he was a student. जहाँ पे हमने चैप्टर को छोड़ा था वहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे कि एम हेमेल है वो लेक्चर दे रहा होता है और जो क्लासरूम है उसमें विलेजर्स बैठे होते हैं। फ्रेंच होता है, फ्रेंच जो कि इस चैप्टर का नरेटर है, और फ्रेंच क्लासरूम में आता है। वो ये सोच के एंट्री करता है कि टीचर उसको बहुत ही स्कोल्ड करेगा, लेकिन उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता। एम हेमेल उससे बहुत ही काइंडली बिहेव करते हैं और लास्ट में नरेटर ये रियलाइज़ करता है जब टीचर ये बताता है कि आज उसका लास्ट लेसन है, कल से न्यू टीचर आएंगे क्योंकि उनकी जर्मन लैंग्वेज है, कल से वो पढ़ाई जाएगी। फ्रेंच लैंग्वेज जो कि उनकी मदर टंग है वो बंद हो गई है बिकॉज ऑफ दैट वार। जो जर्मन लैंग्वेज है वो उनके ऊपर इम्पोज कर दी गई है। इम्पोज मीन्स ज़बरदस्ती कोई चीज़ थोप देना। तो इस ऑर्डर का विलेजर्स पे क्या इफेक्ट होता है, टीचर्स पे और स्टूडेंट्स पे, ये सब यहाँ पे डिस्क्राइब किया जा रहा है। तो लास्ट में नरेटर फ्रेंच वो रियलाइज़ करता है टीचर के बताने के बाद कि अब तक तो उसने अपनी लैंग्वेज को अच्छे से सीखना भी शुरू नहीं किया है, राइट करना भी शुरू नहीं किया है। फिर वो टीचर के बारे में सोचता है कि उसका टीचर वो से बहुत दूर चला जाएगा, तो उसके लिए वो सॉरी फील करता है, उसकी रेस्पेक्ट करना शुरू कर देता है। और अब वो समझ जाता है कि उसका टीचर है वो संडे क्लोथ में क्यों है। उसकी समझ में ये भी आता है कि विलेजर्स हैं वो लास्ट बेंचेस पे क्यों बैठे हुए हैं। अब इससे आगे हम डिस्कस करेंगे। इट वॉज बिकॉज, अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि जो विलेजर्स हैं वो क्लासरूम में क्यों बैठे हुए थे लाइक स्टूडेंट्स। इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी टू दैट दे हैड नॉट गोन टू स्कूल मोर, क्योंकि वो सॉरी फील करने आए हैं कि वो स्कूल में और अधिक नहीं आ पाएंगे। क्यों नहीं आ पाएंगे? क्योंकि उनकी लैंग्वेज है वो बंद हो गई है, जर्मन लैंग्वेज वहाँ पे इम्पोज कर दी गई है। इम्पोज मीन्स ज़बरदस्ती कोई चीज़ थोप देना। It was their way to thanking our masters for 40 years of faithful service. अब विलेजर्स वहाँ पे क्यों आए हैं? एम हेमिल को थैंक्स बोलने के लिए। ये उनका थैंक्स बोलने का तरीका है। एम हेमिल ने लास्ट 40 ईयर्स से यहाँ पे बहुत ही ऑनेस्टली सर्विस की है, तो उसको थैंक्स बोलने के लिए वो यहाँ क्लासरूम में आए हुए हैं। एंड ऑफ शोविंग देयर रेस्पेक्ट फॉर द कंट्री, और साथ साथ वो अपनी कंट्री की रेस्पेक्ट शो करने आए हैं। दैट वॉज देयर्स नो मोर, क्योंकि अब उनकी कंट्री है अब उनकी नहीं रही, क्योंकि उनकी कंट्री है वो जर्मनी से हार गई थी और जर्मनी ने कुछ कंडीशंस लगाई है, तो अपनी कंट्री की रेस्पेक्ट शो करने के लिए यहाँ पे विलेजर्स आए हुए हैं। वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, अब फ्रेंच है वो इन सब के बारे में सोच रहा होता है। किन सब के बारे में? कि टीचर है वो संडे क्लोथ में क्यों है, विलेजर्स यहाँ पे क्यों आए हैं, वो इन सब के बारे में सोच ही रहा होता है। आई हर्ड माई नेम कॉल्ड, तभी उसका नाम लिया जाता है। इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट, उसका नाम कौन लेता है? टीचर एम हेमिल। क्यों? सुनने के लिए। What could I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle, although very loud and clear and without one mistake। अब जो टीचर एम हेमिल है उसका लास्ट डे है, उसके बाद भी वो सारे काम करता है, आगे बच्चों से को लेक्चर भी डिलीवर करता है, बच्चों से सुनता भी है। तो इट मीन्स ही वॉज वेरी ड्यूटीफुल पर्सन, ही वॉज वेरी ड्यूटीफुल टीचर, कि वो लास्ट डे भी अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है, वो ड्यूटीफुल ऑब्वियसली है। अब यहाँ पे फ्रेंच से वो सुनता है तो फ्रेंच को पता है कि उसे पार्टिसिपल के बारे में कुछ भी नहीं पता। उसके बाद वो ये सोचता है कि उसे थोड़ा बहुत जितना भी आता है वो बहुत अच्छे से उसको सुनाएगा, पार्टिसिपल को अच्छे से वो क्लियरली एम हेमिल को सुना देगा। बट आई गोट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स एंड स्टूड देयर होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क।
माई हार्ट बीटिंग एंड नोट डेयरिंग टू लुक अप। लेकिन जैसे ही फ्रेंच सुनाने के लिए खड़ा होता है उसकी हार्ट बीट तेज हो जाती है, वो फर्स्ट वर्ड भी नहीं बोल पाता, वो बिल्कुल ही कंफ्यूज हो जाता है। वो कंफ्यूज क्यों होता है? क्योंकि उसे पार्टिसिपल के बारे में कुछ आता ही नहीं था, तो सुनाएगा कहाँ से? तो उसकी हार्ट बीट बढ़ जाती है और वो कुछ नहीं बोल पाता। आई हर्ड एम हेमिल से टू मी आई वुडंट स्कोल्ड यू लिटिल फ्रेंच। अब एम हेमिल डेली तो गुस्सा होता है, बट आज वो क्या कहता है कि डियर फ्रेंच, मैं तुम्हें आज कुछ भी नहीं कहूँगा। यू मस्ट फील बैड इनफ, क्योंकि तुम्हें पहले ही बहुत गिल्टी फील हो रहा है, तुम पहले ही ऐसा फील कर रहे हो, तो वो उसे स्कोल्डिंग नहीं करेगा। स्कोल्ड मीन्स चिड, रिब्यूक, डांट लगाना। सी हाउ इट इज़, वो अब उनको बहुत ही मीनिंगफुल मैसेज कन्वे करता है। एम हेमिल क्या कहता है कि एवरी डे वी हैव सेड टू आवर सेल्स वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइम। अब यहाँ पे इस स्टेटमेंट के थ्रू एम हेमिल ने बहुत ही मीनिंगफुल मैसेज कन्वे किया है कि हम सब क्या सोचते हैं। हम सब ये सोचते हैं कि ये काम हम बाद में कर लेंगे। आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, मेरे पास बहुत सारा टाइम है। यूजुअली बच्चे भी ऐसा करते हैं, सेशन की स्टार्टिंग में वो ये सोचना शुरू करते हैं कि हमारे पास पूरा साल पड़ा है, हम आराम से पढ़ लेंगे, और लास्ट में होता क्या है, एग्ज़ाम आ जाते हैं। और कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं वो पढ़ना स्टार्ट करते ही नहीं है, और एज ए रिज़ल्ट क्या होता है, वो फेल हो जाते हैं। तो यहाँ पे एम हेमिल क्या कहना चाहता है कि हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें अपना काम पेंडिंग छोड़ना है, हमें अपना काम टाइम टू टाइम कंप्लीट करना है। आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, आई विल लर्न इट टुमारो। हम ये सोचते हैं कि मेरे पास बहुत सारा टाइम है, हम इसको कल लर्न कर लेंगे, कल सीख लेंगे। एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, और अब देखो हम कहाँ पे आ गए। कहाँ पे आ गए मीन्स ये सोचते हैं कि फ्रेंच लैंग्वेज कल सीखेंगे, फ्रेंच लैंग्वेज कल सीखेंगे, बट लास्ट में क्या हुआ, हम जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो बंद हो गई है, लेकिन फ्रेंच लैंग्वेज नहीं सीखी गई। तो इसलिए हमें कोई भी काम पेंडिंग नहीं छोड़ना चाहिए, अपना काम है वो टाइम टू टाइम हमें कंप्लीट करना चाहिए। एंड दैट्स द ग्रेट ट्रेवल विद अल्सेस। हेयर अल्सेस नेम ऑफ ए स्टूडेंट, यहाँ पे अल्सेस है वो प्लेस नेम भी है और साथ साथ स्टूडेंट नेम भी है। वो ये कहता है कि अल्सेस के साथ भी यही हुआ था। क्या हुआ उसके साथ, वो डेली क्या करती है, अपना काम कल के लिए पुट ऑफ कर देती है। पुट ऑफ मीन्स टाल देती है कि ये काम आज नहीं कल करूँगी, आज नहीं कल करूँगी, और लास्ट में उसके साथ क्या हुआ, उसका रिजल्ट है वो सही नहीं आया। सी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, अल्सेस क्या करती है, अपना काम कल पे पुट ऑफ कर देती है। पुट ऑफ मीन्स टाल देना। नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू हाउ इज इट यू प्रिटेंड। प्रिटेंड मीन्स शो ऑफ, दिखावा करना। टू बी फ्रेंचमैन एंड येट यू कैन नाइदर स्पीक नोर राइट योर ओन लैंग्वेज। अब तुम दिखावा तो कर सकते हो कि तुम फ्रेंचमैन हो, लेकिन तुम फ्रेंचमैन कैसे हो, तुम ना तो अपनी फ्रेंच लैंग्वेज को बोल सकते हो और ना तुम राइट कर सकते हो, क्योंकि फ्रेंच लैंग्वेज बंद हो गई है। अब वो जर्मन लैंग्वेज सीखेंगे तो अब वो कर ही नहीं सकते ऐसा। बट यू आर नॉट द वर्स्ट, अब वो फ्रेंच से कहता है लेकिन तुम वर्स्ट नहीं हो। वर्स्ट मीन्स सबसे बुरे, तुम सबसे बुरे भी नहीं हो। पुअर लिटिल फ्रेंच वी ऑल हैव ए ग्रेट डील टू री अप्रोच आवर सेल्स। हमें क्या करना होगा, अपने आप से एक डील करनी होगी। अपने आप से डील कौन सी करनी होगी कि हमारा जो डेली का वर्क है वो डेली करना चाहिए। वी शुड नेवर पेंडिंग आवर वर्क, हमें अपना काम पेंडिंग नहीं करना चाहिए। योर पेरेंट्स वर सो अनेक्सियस इनफ टू हैव यू लर्न। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फ्रेम होता है वो ये है कि फ्रेंच वॉज नॉट स्टडियस, विच फैक्टर्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस। फ्रेंच था वो स्टडियस नहीं था। स्टडियस मीन्स पढ़ने में अच्छा ना होना, इसके लिए कौन से फैक्टर रेस्पॉन्सिबल थे। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन होते हैं, एक तो ये कि कौन से फैक्टर थे, और ये भी हो सकता है कि फर्स्ट फैक्टर कौन सा था, सेकेंड फैक्टर कौन सा था। योर पेरेंट्स वर नॉट अनेक्सियस इनफ टू हैव यू लर्न। फर्स्ट फैक्टर कौन सा था, फ्रेंच के पेरेंट्स नहीं चाहते थे कि वो पढ़े। वो क्या चाहते थे, वो पुअर थे, वो ये चाहते थे कि फ्रेंच है वो किसी मिल में काम करे या किसी खेत में काम करे और अर्निंग में उनकी हेल्प करे। तो फर्स्ट फैक्टर कौन सा हो गया, फ्रेंच पेरेंट्स।
दे प्रीफर टू पुट यू टू वर्क ऑन ए फार्म और एट मील। वो क्या चाहते हैं कि या तो तुम किसी फार्म में काम करो या किसी मिल में काम करो। सो एज टू हैव ए लिटिल मोर मनी, ताकि तुम अर्निंग में उनकी हेल्प कर सको। एंड आई, सेकेंड फैक्टर कौन सा है? आई मीन्स एम हेमिल। अब फ्रेंच स्टडीज नहीं था, इसके लिए एम हेमिल रेस्पॉन्सिबल कैसे हुआ? आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स। वो ये कहता है कि एम हेमिल जब भी उसका मन करता था वो इसको ये बोलता था कि उसके जो फ्लावर्स हैं उन्हें पानी दे दो, वो उनसे ये नहीं कहता था कि अपनी स्टडी कर लो। तो इसलिए एम हेमिल खुद पे ब्लेम लेता है कि फ्रेंच स्टडीज नहीं था, इसके लिए वो खुद भी रेस्पॉन्सिबल है। एंड वेन आई वॉन्टेड टू गो फिशिंग डिड आई नॉट जस्ट गिव यू ए हॉलीडे। और या फिर जब भी एम हेमिल को फिशिंग के लिए जाना होता था तो वो उनकी छुट्टी कर देता था। तो ये दो चीज़ें हमें क्या दिखाती हैं कि एम हेमिल खुद भी रेस्पॉन्सिबल था कि फ्रेंच स्टडीज नहीं था, इसके पीछे उनका रीज़न भी था। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर एम हेमिल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज। अब एम हेमिल क्या करता है, एक के बाद एक फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बोलना शुरू करता है, सेइंग दैट इट वॉज मोस्ट ब्यूटीफुल। लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, द क्लियरेस्ट, द मोस्ट लॉजिकल, दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि एम हेमिल फ्रेंच लैंग्वेज की प्रेज मीन्स तारीफ, उसकी तारीफ कैसे करता है, या एम हेमिल फ्रेंच लैंग्वेज के फेवर में क्या बोलता है, एम हेमिल के फ्रेंच लैंग्वेज के लिए क्या थॉट्स थे। तो यहाँ पे कई क्वेश्चंस हो सकते हैं, इनका आंसर सेम होगा। वो क्या बोलता है कि फ्रेंच लैंग्वेज इज द वर्ल्ड्स मोस्ट लॉजिकल, ब्यूटीफुल एंड क्लियर लैंग्वेज। कि फ्रेंच लैंग्वेज है वो वर्ल्ड की ब्यूटीफुल लैंग्वेज है, क्लियर लैंग्वेज है एंड मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज है। दिस पॉइंट ऑल्सो शोज दैट ही वॉज वेरी पैट्रियोटिक पर्सन। पैट्रियोटिक मीन्स देशभक्त। दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस। और साथ तो मैसेज भी करने करता है कि हमें अपनी मदर टंग की प्रोटेक्ट करनी चाहिए। वी शुड नेवर फॉरगेट आवर लैंग्वेज इन क्रिटिकल टाइम। चाहे कितना भी क्रिटिकल टाइम क्यों ना आए, हमें अपनी मदर टंग की प्रोटेक्ट करनी चाहिए। एंड वी शुड नेवर फॉरगेट इट बिकॉज वैन ए पीपल आर एनस्लेव्ड मीन्स बिकम स्लेव्ड, गुलाम होना। एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज इट इज एज इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि जो मदर टंग है वो एक की का काम कैसे करती है। की मीन्स चाबी। यहाँ पे ये बताया गया है कि यदि हम गुलाम हो भी गए हैं और हमारी मदर टंग के ऊपर हमारा बहुत अच्छा होल्ड है, तो वो मदर टंग हमारे लिए की का काम करेगी और उसकी हेल्प से हम उस प्रिजन से बाहर आ सकते हैं। देन ही ओपन ए ग्रामर। उसके बाद एम हेमिल एक ग्रामर बुक ओपन करता है एंड रीड अस आवर लेसन्स, और लेसन्स रीड करता है। आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट। अब जब एम हेमिल लेक्चर डिलीवर करता है तो उस टाइम पे फ्रेंच को ये लगता है कि आज उसको सब कुछ समझ में आ रहा है। वैसे फ्रेंच को कुछ समझ में नहीं आता है और आज उसको सब कुछ समझ में आ रहा है। ऐसा क्यों? ऑल ही सैड सीम्ड सो ईजी, सो ईजी। एम हेमिल जो कुछ ही बता रहा है उसे बहुत ईजी लग रहा है, बहुत ही ईजी लग रहा है। आई थिंक टू दैट आई हैड नेवर लिसन्ड सो केयरफुली। अब यहाँ पे आज एम हेमिल को इतना ईजी लग रहा है, उसके पीछे दो रीज़न हो सकते हैं। एक तो क्या कि हो सकता है कि फ्रेंच ने इतने अच्छे से कभी लेसन्स को सुना ही ना हो, या फिर हो सकता है कि एम हेमिल ने इतने पेशेंस से कभी उनको पढ़ाया ही नहीं हो। यहाँ पे दो रीज़न हो सकते हैं इसके। आई हैड नेवर लिसन्ड सो केयरफुली, वो खुद ही एक्सेप्ट करता है कि हो सकता है कि उसने अपने टीचर को इतने अच्छे से कभी सुना ही नहीं हो। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विद सो मच पेशेंस। और सेकेंड रीज़न क्या ये भी हो सकता है कि उसके टीचर ने इतने पेशेंस से कभी उन्हें पढ़ाया ही ना हो। It seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away.
and put it all into his head at one stroke. At one stroke means in a blow, means एक ही बार में। आज एम हेमल को क्या लगता है कि उसे जो भी कुछ आता है फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में वो एकदम से उन सबको बता दे, उन सब के माइंड में डाल दे। आज वो जाने से पहले सब कुछ उनको समझाना चाहता है, उनके सामने एक्सप्लेन करना चाहता है। आफ्टर द ग्रामर, अब सबसे पहले एम हेमल ने क्या किया, ग्रामर बुक पढ़ाई। उसके बाद वी हैड लेसन इन राइटिंग, वो उनको राइटिंग लेसन करवाता है। दैट डे एम हेमिल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस, उस दिन एम हेमिल के पास न्यू कॉपीज होती हैं। रिटन इन ए ब्यूटीफुल राउंड हैंड, फ्रांस अल्सेस, फ्रांड अल्सेस। अब जो उसके पास कॉपीज होती हैं वहाँ पे सर्कल में लिखा हुआ है अल्सेस लोरेन, अल्सेस लोरेन। और जिस स्टाइल से लिखा हुआ है उसको देख के ऐसा लगता है जैसे कि फ्लैग बने हुए हो, झंडे बने हुए हों। दे लुक लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम, हंग फ्रॉम द रोड एट द टॉप ऑफ अ डेस्क। और सभी के डेस्क पे कॉपीज रखी हुई हैं तो ऐसा लगता है कि सभी के डेस्क पे फ्लैग लगे हुए हैं। यू ought to have seen how everyone set to work and how quiet it was. The sound only was scratching of pens over the paper. अब सारे बच्चे राइटिंग वर्क कर रहे हैं तो वहाँ पे कोई भी साउंड नहीं है क्योंकि आज सारे बहुत सीरियस हैं। वहाँ पे एक ही साउंड है, वो साउंड कौन सी है, स्क्रैचिंग ऑफ पेन्स, मीन्स पेन के चलने की आवाज़ है वो वहाँ पे सुनाई दे रही है। एक्सेप्ट दैट साउंड देयर वॉज नॉट एनी साउंड। वंस सम बीटल्स फ्लू, बीटल्स मीन्स भौरे। अब लेसन के बीच में कुछ बीटल्स हैं वो क्लासरूम में एंट्री कर जाते हैं, बट नोबडी पेड एनी अटेंशन टू देम, लेकिन कोई भी उनकी ओर ध्यान नहीं देता। क्यों? बिकॉज ऑल वर बिजी इन देयर राइटिंग वर्क। नोट इवन द लेटेस्ट वन, जो छोटे बच्चे होते हैं वो भी उस पर ध्यान नहीं देते। हु वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स, जो छोटे बच्चे हैं वो फिश हुक के को ड्रॉ करने में बिजी होते हैं। एज इफ दैट वॉज फ्रेंच, और उस दिन को देख के ऐसे लग रहा है कि छोटे बच्चों में भी ये फीलिंग्स आ गई है कि वो भी फ्रेंचमैन हैं। ऑन द रूफ द पिजन्स कूड वेरी लो, और छत पे जो पिजन्स मीन्स कबूतर, पिजन्स है वो कूइंग कर रहे हैं। कूइंग मीन्स साउंड ऑफ पिजन्स, वो अपनी आवाज़ में कूइंग कर रहे हैं। आई थॉट टू माई सेल्फ, अब पिजन्स की कूइंग को सुन के फ्रेंच क्या सोचता है, विल दे मेक दैम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स, कि कल से जर्मन मैन आएंगे, जर्मन्स आएंगे, क्या वो इन पिजन्स को भी जर्मन लैंग्वेज सिखाएंगे? इज इट पॉसिबल? नो, इट्स नॉट पॉसिबल। क्यों? बिकॉज दे आर बर्ड्स, दे विल सिंग इन देयर ओन लैंग्वेज, इन देयर ओन वर्ड्स, दे विल कूइंग अगेन, वो फिर से कूइंग ही करेंगे। वो ह्यूमन बीइंग को फोर्स कर सकते हैं, इम्पोज कर सकते हैं, बट दे कांट फोर्स बर्ड्स। Whenever I looked up from my writing, I saw M. Hamill sitting motionless. अब सारे बच्चे राइटिंग वर्क कर रहे हैं, फ्रेंच है वो भी राइटिंग वर्क कर रहा था। अब वो बीच में ऊपर देखता है अपने टीचर को, एम हेमिल को देखता है, और एम हेमिल क्या कर रहा होता है, गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग देन अनदर। एम हेमिल लास्ट 40 ईयर्स से उसी स्कूल में काम कर रहा है तो हर चीज़ से उसका अटैचमेंट हो गया है। तो वो कभी एक चीज़ को देखता है, कभी दूसरी चीज़ को देखता है, वो हर एक चीज़ को बहुत केयरफुली देखना चाहता है क्योंकि कल वो वहाँ से चला जाएगा और शायद लाइफ में वो दोबारा से वहाँ नहीं आ पाएगा, इसलिए जाने से पहले वो हर चीज़ को अपने माइंड में सेट करना चाहता है। As if he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little school classroom। और उसको देख के ऐसे लगता है कि वो उसको स्कूल से बाहर जाने से पहले, स्कूल को छोड़ने से पहले हर एक चीज़ को अपने माइंड में फिक्स करना चाहता है। फैंसी फॉर 40 ईयर्स ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस, क्योंकि वो लास्ट 40 ईयर्स से सेम प्लेस पे काम कर रहा है। विद हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो, अब वो बाहर अपने गार्डन को देखता है। एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, उसी क्लास के बाहर जो गार्डन है उसको देखता है वो। जस्ट लाइक दैट,
ओनली द डेस्क एंड बेंचेस हैड बीन worn स्मूथ। अब एम हेमिल देखता है कि उसके सामने ही बेंचेस की जो सरफेस है वो स्मूथ हो गई है। जब बेंचेस न्यू थी तो उस टाइम पे उनकी सरफेस है वो थोड़ी सी रफ थी, अब उसके सामने ही उनकी सरफेस स्मूथ हुई है। द वालनट ट्रीज इन द गार्डन वर टोलर, उसके सामने ट्रीज हैं वो बड़े हुए हैं। एंड द होप वाइन दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ ट्वाइंड अबाउट द विंडो टू द रूफ, और उसने जो क्रीपर जो बेल लगाई थी वो उसके सामने ही विंडो को क्रॉस करते हुए छत पे जा चुकी है। हाउ इट मस्ट हैव बीन ब्रोकन हीज हार्ट टू लिव इट ऑल, इन सब को छोड़ते हुए उसका हार्ट कैसा फील कर रहा होगा। पुअर मैन टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन रूम अबाउ पैकिंग देयर ट्रंक्स फॉर दे मस्ट लिव द कंट्री नेक्स्ट डे, और वो सुन सकता है कि उसकी सिस्टर है वो बाहर पैकिंग कर रही है। मीन्स वो सुन सकता है कि साइड में जो उनका जहाँ पे वो रहता है वहाँ पे उसकी सिस्टर है वो पैकिंग कर रही है क्योंकि उन्हें कल जाना है इसलिए। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू वेरी लास्ट, लेकिन एम हेमिल के अंदर इतनी हिम्मत है, वो इतना करेजियस पर्सन है कि वो हर लेसन को लास्ट तक सुन सकता है। आफ्टर द राइटिंग वी हैड ए लेसन इन हिस्ट्री, उसके बाद वो उनको हिस्ट्री पढ़ाता है। देन द बेबी चैंटेड देर बा बी बे बो बू, ये सब वो पढ़ा रहा है उनको। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम ओल्ड होसर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स एंड होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड्स। अब ओल्ड होसर है उसने अपनी प्राइमर हाथ में ली हुई है और वो पढ़ रहा है। स्पेल्ड द लेटर्स विद दैम, वो भी बच्चों के साथ लेटर स्पेल कर रहा है, लेटर चैंट कर रहा है। यू कुड सी दैट ही टू वॉज क्राइंग, वो भी उनके साथ क्राइंग कर रहा है। हिज वॉइस ट्रेम्बलिंग विद इमोशंस, उसकी आवाज़ में इमोशंस थे। इट मीन्स ही वॉज वेरी सेंटिमेंटल, सेंटिमेंटल मीन्स इमोशनल, वो इमोशनल हो चुका है कि उनकी लैंग्वेज वो बंद होने जा रही है, वो आज उनकी लैंग्वेज का लास्ट लेसन है, ये सब सोच के वो इमोशनल होता जा रहा है। एंड इट वॉज सो फनी टू हियर हिम, और साथ साथ ही बहुत फनी भी है, कितना बड़ा पर्सन है वो बच्चों के साथ पढ़ रहा है तो ये फनी भी लगता है। दैट वी ऑल वॉन्टेड टू लाफ एंड क्राई, वो सब हंसना चाहते हैं बट कोई भी नहीं हंसता क्योंकि सभी दुखी हैं इसलिए। हाउ वेल आई रिमेंबर इट दैट द लास्ट लेसन, और एम हेमिल फ्रेंच कहता है कि उसे अच्छे से याद है कि उसका लास्ट लेसन था। ऑल एट वंस चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, तभी चर्च क्लॉक में 12 बजते हैं। देन द एंगुलस एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट्स ऑफ द पर्सियन रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, तभी पर्सियन सोल्जर्स हैं वो ड्रिलिंग से वापस आते हैं। साउंडेड अंडर आवर विंडो, और उनकी जो साउंड है वो विंडो से बाहर सुनाई देती है। एम हेमिल स्टूड अप वेरी पेल, एम हेमिल एकदम से खड़े होते हैं और पेल और थोड़ा सा येलोइश हो जाते हैं। इन हिज चेयर आई नेवर सा हिम लुक सो टोल, अब फ्रेंच कहता है कि मैंने आज से पहले उन्हें इतना टोल कभी नहीं देखा, ये क्वेश्चन भी है। आई नेवर सा हिम सो लॉन्ग सो टोल, कैसे? अभी यहाँ पे उसकी हाइट के रिगार्डिंग बात नहीं हो रही है, यहाँ पे उसके इमोशंस के रिगार्डिंग बात हो रही है कि आज से पहले उसके अंदर ये इमोशंस कभी नहीं देखे थे, आज से पहले उसको इतना पैट्रियोटिक कभी नहीं देखा था। माई फ्रेंड्स सैड ही आई बट समथिंग चोक्ड हिम, अब एम हेमिल कुछ कहना चाहता है लेकिन ऐसा लगता है कुछ उसके गले में रुक गया है। चोक्ड मीन्स ब्लॉक, ही कुडंट गोन, वो बोल नहीं पाता। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, अब वो ब्लैक बोर्ड की ओर टर्न करता है। टू के पीस ऑफ चोक, वो चोक लेता है। एंड बेरिंग ऑन विद ऑल हिज माइट, माइट मीन्स पावर, और जितना बड़ा जितनी पावर से वो लिख सकता है उतने बड़े लेटर्स में लिखता है वाइवा ला फ्रांस, कि फ्रांस अमर रहे। देन ही स्टॉप्ड एंड लर्नड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल एंड विदाउट ए वर्ड ही मेड अ जेस्चर टू अस विद हिज हैंड, अब वो बोर्ड की साइड टर्न करता है और वो इशारा करता है उनको कि स्कूल इज डिसमिस्ड यू मे गो, कि स्कूल डिसमिस होता है अब तुम जा सकते हो। अब वो बोल क्यों नहीं पाता है, क्योंकि वो उसका लास्ट डे है, लास्ट लेक्चर है,
उसे कल जाना है हमेशा के लिए, तो बहुत इमोशनल हो चुका है, वो इमोशन से बोल नहीं पाता, इसलिए वो इशारा करता है कि तुम जा सकते हो। और स्टूडेंट्स इस तरीके से आपका ये चैप्टर ओवर होता है। तो बेटा इसको पढ़ के देखना है, कहीं भी कुछ समझ में नहीं आए तो पूछ लेना।